वर्ल्ड स्टार के मुआज़िज़ दोस्तोन, मेरा नाम है तमीम और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, 8 मार्च 2014 एक ऐसा दिन जब एक मलेशियन एयरलाइन का जहाज कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक ना पहुंच सका। और इससे भी बढ़कर ये कि तब से लेकर आज तक किसी को भी मालूम नहीं हो सका कि ये जहाज आखिर गया कहाँ, और इसमें मौजूद मुसाफिर भी ऐसे गायब हो गए कि इनका निशान तक नहीं मिल सका। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने वाली एक नॉर्मल फ्लाइट लें और एक रूटीन के सफर का आगाज हो जाए, लेकिन टेक ऑफ के बाद वो जहाज फिजा में ही कहीं गायब हो जाए और सालों बाद भी उस जहाज और उसमें मौजूद मुसाफिरों का कुछ पता न चल सके। ऐसा सोचते हुए भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि हमारी आज की वीडियो में हम एयरलाइंस की दुनिया के एक ऐसे ही मिस्ट्री केस का जिक्र करने जा रहे हैं जिसकी होशरुबा तफसीलात इंसान की अकल दंग कर देने के लिए काफी हैं। तो दोस्तों, ये वाकया है एक मलेशियन फ्लाइट MH370 का, जिसका जहाज मंजिल पर पहुंचने से पहले ही कहीं गायब हो गया और जिसकी खोज में मलेशियन अथॉरिटीज ने $1 मिलियन खर्च कर डाले। मार्च 2014 यानी आज से करीब 10 साल पहले मलेशियन एयरलाइन से फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 केबिन क्रू और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर पैसेंजर्स का ताल्लुक चाइना से था। बताया जाता है कि दोनों पायलट्स इंतहाई तजुर्बेकार थे, जिनमें से एक 53 साला जायरी अहमद शाह और दूसरे 27 साला को पायलट फारिक अब्दुल हमीद थे। ये सब 11 साल पुराने बोइंग 777 जहाज पर सवार थे, जो हर लिहाज से फिट था। बुनियादी तौर पर यह फ्लाइट मलेशिया और चाइना के दरमियान उड़ने वाली एक बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट थी, जो रोजाना 5 घंटे और 34 मिनट की परवाज करके मलेशिया से चाइना या फिर चाइना से वापस मलेशिया जाती थी। लेकिन 8 मार्च का वो दिन उस फ्लाइट के लिए किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। फ्लाइट MH370 के टेक ऑफ से पहले एक रूटीन प्रैक्टिस के तौर पर जहाज में जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया, जिससे वो 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई कर सकता था, ताकि अगर जहाज को खराब मौसम या किसी इमरजेंसी में किसी और डायरेक्शन में मूव करना पड़े तो इसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद हो। कहानी उसी लम्हे शुरू हो जाती है जब रात के 12:42 पर फ्लाइट MH370 ने नॉर्मली कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया। पायलट जायरी अहमद शाह टेक ऑफ से पहले और उसके बाद भी अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से डायरेक्ट राब्ते में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनट बाद यानी रात के 1:09 पर जहाज में लगे ट्रांसपोंडर ने अपनी करंट GPS लोकेशन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रेडार को भेज दी। ये ट्रांसपोंडर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, जो एक मखसूस वक्फे के बाद अपनी करंट लोकेशन करीबी रेडार्स तक पहुंचाता रहता है। रात के 1:19 पर कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार पायलट जायरी अहमद से राब्ता किया और फ्लाइट MH370 को वियतनाम के शहर होचिमिन के कंट्रोल टावर से राब्ता करने का कहा गया। कैप्टन जायरी अहमद शाह ने इस मैसेज की जवाब में ओके और गुड नाइट कहा, और यही वो लम्हा था जब इनका ये मैसेज MH370 से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज साबित हुआ। नाज़रीन, उस वक्त तक फ्लाइट को टेक ऑफ किए करीबन 40 मिनट गुजर चुके थे। अमूमन ऐसा होता है कि जब तक जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर से कांटेक्ट में रहता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था। लेकिन सब कुछ जो अभी तक मामूल के मुताबिक चल रहा था, वो अब गैर मामूली होने लगा। अपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनट बाद यानी रात के 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक रेडार से गायब हो गई। यानी कुआलालंपुर और वियतनाम दोनों के रेडार से जहाज पूरी तरह से गायब हो चुका था। यहाँ आपको ये बताते चलें कि ये बात कुआलालंपुर टावर के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उनके मुताबिक MH370 वियतनाम एयर स्पेस में दाखिल हो चुका था और इसी वजह से उनके रेडार से गायब था। लेकिन जब होचिमिन कंट्रोल टावर ने फ्लाइट को अपने रेडार से गायब होते देखा तो उन्हें गड़बड़ का एहसास हुआ। चुनांचे इन्होंने फौरन कैप्टन से खैरियत मालूम करने के लिए वायरलेस किया, जिसका कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अगले 18 मिनट तक होचिमिन टावर फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कैप्टन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। चुनांचे होचिमिन टावर के अमले ने फौरी तौर पर कुआलालंपुर टावर से राब्ता किया और इनको इस एबनॉर्मल सिचुएशन से अपडेट किया। इस सब में सुबह के 6:15 हो चुके थे और ये वो वक्त था जब MH370 को बीजिंग में रूटीन की तरह लैंड करना था।
एक उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद जहाज अपने वक्त पर बीजिंग लैंड कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिलाखिर अगले आधे घंटे में ही ऑफिशियली एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया, जिसमें तकरीबन 7 मुल्कों के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स ने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर ढूंढना शुरू कर दिया। बदकिस्मती से जहाज और इसमें मौजूद मुसाफिरों का नामो निशान तक नहीं मिला। उस वक्त तक हर तरफ इस हादसे की खबर फैल चुकी थी और दुनिया भर के न्यूज चैनल, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस खबर पर तबसरों और तज्जियों में मसरूफ हो गए। ऑपरेशन टीम के तर्जुमान का कहना था कि फ्लाइट सिविलियन रेडार से गायब होने के बाद मलेशियन मिलिट्री के रेडार पर अगले 1 घंटे तक दिखाई देती रही और इनके रिकॉर्ड में सिविलियन रेडार से गायब होने के बाद जहाज चंद मिनटों के लिए दाईं तरफ गया और फिर यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की तरफ रुख कर लिया। करीबन आधे घंटे बाद जहाज ने मलेशिया के शहर पिनांग को क्रॉस किया और फिर मलाका स्ट्रीट की तरफ मुड़ गया। मिलिट्री रेडार की रेंज जहां तक जा सकती थी वहां तक उस जहाज को डिटेक्ट किया गया और लास्ट लोकेशन रात के करीबन 2:30 बजे इंडियन ओशियन मार्क की गई। इसके बाद MH370 ना ही मिलिट्री रेडार पर शो हुआ और ना ही किसी सिविलियन रेडार पर। रेस्क्यू टीम के हर एक मेंबर से लेकर उस जहाज से किसी भी तरह से जुड़ा हर शख्स इस गुत्थी को सुलझाना चाहता था कि जहाज आखिर कहाँ गया। सबसे बड़ा सवाल यही था कि जहाज ने यू टर्न क्यों लिया था और वो इंडियन ओशियन की तरफ क्यों दिखाई दिया। चुनांचे जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में इस जहाज को ढूंढ रही थी, वो अब इंडियन ओशियन के उस हिस्से में ढूंढना शुरू हो गई। इसी दौरान रिसर्च डिपार्टमेंट को एक और इत्तला मौसूल हुई, जिसने हालात का रुख एक मरतबा फिर से पूरी तरह बदल दिया। जहाज मिलिट्री रेडार से तो 2:22 पर गायब हुआ, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार राब्ते में था। आपको बताते चलें कि ये प्रैक्टिस भी बोइंग एयरप्लेन्स के लिए एक नॉर्मल बात होती है कि जब इनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से खराब हो जाता है तो वो सैटेलाइट से राब्ता करने की कोशिश करता है। उस जहाज ने ऑटोमेटिकली ठीक हर 1 घंटे के बाद 35,000 किलोमीटर दूर इन मारसेट नामी सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उस सैटेलाइट पर सेव डाटा की मदद से एक्सपर्ट ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करते हुए फ्लाइट MH370 के अगले मूव का भी पता चला लिया, जिसके मुताबिक मिलिट्री रेडार से गायब हो जाने के बाद मलेशियन एयरक्राफ्ट ने दोबारा एक टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक उसी डायरेक्शन में इंडियन ओशियन के ऊपर फ्लाई करता रहा और सुबह के करीब उसने एक आखिरी मरतबा सैटेलाइट से राब्ता करने की कोशिश की। उसके बाद जहाज ने किसी और सैटेलाइट से कोई राब्ता नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अंदाजा लगाया गया कि कुआलालंपुर से टेक ऑफ करने के बाद इंडियन ओशियन के उस सपाट तक पहुंचने में जहाज को पूरे 8 घंटे लगे थे और जहाज में टोटल फ्यूल भी सिर्फ इतना ही था, तो इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये फ्लाइट उसी लोकेशन पर कहीं फ्यूल खत्म होने की वजह से क्रैश हो गई। इंडियन ओशियन का ये हाईलाइटेड कर्व्ड हिस्सा पूरे इंडिया से बहुत बड़ा है। चुनांचे इन मालूमात की रोशनी में यहाँ पर एक डीप सी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। MH370 अगर समंदर में डूब भी चुका था तब भी इसकी बाकियात को ढूंढना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक जहाज और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्रैश से पहले जहाज के अंदर क्या कुछ हो रहा था। प्यारे साथियों, कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक यहाँ ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। 3 सालों के बाद डीप सी ऑपरेशन को आखिरकार खत्म कर दिया गया, क्योंकि इस ऑपरेशन में $160 मिलियन की एक खतीर रकम खर्च हो चुकी थी और जहाज भी नहीं मिला था। अलबत्ता 2015 में इस जहाज का राइट फ्लैपरन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रियूनियन के साहिल पर जा पहुंचा। ये जहाज का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले उस फ्लैपरन पर तहकीक के बाद इंकिशाफ हुआ कि जिस वक्त MH370 पानी में क्रैश हुआ उस वक्त ये फ्लैपरन एक्सटेंडेड नहीं था, जिसका वाज़ेह मतलब था कि जहाज समंदर में डूब चुका था। अगले कई सालों के दौरान भी जहाज के कई और हिस्से अफ्रीका के साहिल से मिले जरूर, लेकिन आज तक जहाज का मुकम्मल ढांचा या इसके किसी पैसेंजर का कोई सुराग नहीं मिल सका। कुछ एक्सपर्ट नोयत के इन्वेस्टिगेटर्स का ख्याल है कि ये जहाज हाईजैक हुआ था, जबकि कुछ का मानना है कि इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से जहाज का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट अचानक खत्म हो गया, जिसके बाद ऑक्सीजन की कमी की वजह से जहाज के अंदर तमाम लोग बेहोश हो गए। अलबत्ता हकीकत असल में क्या है ये तो जहाज के ब्लैक बॉक्स में महफूज रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो कि जहाज के साथ ही इंडियन ओशियन में कहीं गायब है।